नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे नेतन्याहू की सत्ता की वापसी विषय पर। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के अगले प्रधानमंत्री होंगे। 3 नवंबर को ही फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटें जीती, जबकि उन्हें सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत थी, यानी बहुमत के लिए। इजरायल में पिछले 3 साल में 5वीं बार इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। 73 साल के बेंजामिन नेतन्याहू 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक 15 वर्ष तक इजरायल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप इससे उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और कितना पसंद किया जाता है उनकी पार्टी को, इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। नेतन्याहू औपचारिक रूप से 15 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। इस बीच इजरायल स्टेट प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति नेतन्याहू को सरकार बनाने का समय दिया जाएगा। जून 2021 में इजरायल के सत्ता बदली और नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी सरकार बहुत लंबा नहीं चली और 30 जून 2022 को इजरायली संसद भंग कर दी गई। येर लैपिड को केयर टेकर सरकार की जिम्मेदारी मिली थी, यानी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज थे सत्ता में। बेनेट नेतन्याहू की तरह गठबंधन चलाना नहीं जानते थे। जो मुकाबला हुआ है वो बेनेट और नेतन्याहू के बीच हुआ था। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार में अरबों की बराबरी का मौका देने के वादे भी वो पूरे नहीं कर पाए और यही वजह थी कि उन्हें सत्ता गंवानी पड़ गई। भारत के लिए भी नेतन्याहू का लौटना एक अच्छी खबर है। यूं तो भारत और इजरायल के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की वापसी इन संबंधों को एक नई दिशा, नया आयाम दे सकती है। इस साल फरवरी में भारत और इजरायल के बीच राजनयिक रिश्तों के 30 साल पूरे हुए। इजरायल ने फरवरी 1992 में भारत में अपना दूतावास खोला था। इसके बाद भारत ने तेल अवीव में 15 मई को उसी साल दूतावास शुरू किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम रहते हुए भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की वकालत की थी। वो दूसरे इजरायली पीएम थे जो भारत दौरे पर आए थे। साल 2018 में नेतन्याहू का दौरा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले जुलाई 2017 में मोदी इजरायल के दौरे पर भी गए थे और ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। मोदी के दौरे पर ही दुनिया ने नेतन्याहू के साथ उनकी वो केमिस्ट्री देखी, जिसके बाद दोनों पक्के दोस्त कहे जाने लगे। दोनों नेताओं ने कई गंभीर मसलों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध भी कायम हुए। 1992 में $200 मिलियन का व्यापार था, तो वहीं साल 2021 से 22 में यह बढ़कर $7.86 अरब तक पहुंच गया। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय संबंध पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बाद और मजबूत हुए। उस दौरे के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों की आधारशिला नए आविष्कारों और रिसर्च पर तैयार हुई। राजनीतिक संकट के बाद भी दोनों देशों के रिश्तों पर कोई आंच नहीं आई। इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये जो इजरायल के और भारत के मजबूत होते रिश्ते हैं, इसके फायदे नुकसान भी हम समझेंगे। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जो इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालेंगे और उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके ज्ञान को हम आपके साथ साझा करेंगे। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं और अमिताभ कुमार विदेश मामलों की जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत सर स्वागत करते हैं। अमिताभ जी, शुरुआत आज आपसे करते हैं और समझना चाहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नए आयाम तय करेगी भारत और इजरायल की दोस्ती, तो कितना फायदेमंद होंगे ये? निश्चित रूप से सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि मोदी जी ने नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत संबंध जो है बहुत बेहतर कर दिए हैं। जब व्यक्तिगत संबंध बेहतर होते हैं तो कई बाधाएं जो हैं वो रास्ते से हट जाती हैं। कई प्रशासनिक बाधाएं जो है वो हट जाती हैं। नेता जब खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं और तय करते हैं चीजों को, तो जो रेड टेप है वो कट जाता है अपने आप। और जिस ढंग से इजरायल के साथ भारत ने खुलकर हाथ मिलाया और आगे बढ़ना शुरू किया था, उस पर निश्चित रूप से अब 4 चांद लगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इजरायल जो है साइंटिफिकली जो है, वैज्ञानिक रूप से बहुत विकसित देश है
और हमें उसकी जरूरत है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमने उनके साथ शेयर करनी शुरू की है और खुलकर उसके साथ आने से क्या होता है ना कि आपकी सुरक्षा और मजबूत हो जाती है। आपके ऊपर टेढ़ी आंख करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, खास करके चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। उस लिहाज से उसमें आप एक पक्ष और देखिए कि इजराइल जो है जासूसी के लिहाज से दुनिया में सबसे ऊंचा उसकी एजेंसी को माना जाता है। उससे हमें सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे इनपुट्स मिलते रहते हैं, खास करके आतंकवाद के मसले पे, जो भारत को लगातार परेशान करती रही है और हमारे विकास की राह में बाधा रही है। तो जब इंटेलिजेंस का इतना अच्छा सपोर्ट और साथ में आ जाता है तो आप आतंकवाद से मुकाबला करने में ज्यादा खुद को सुरक्षित और मजबूत पाते हैं। इस ढंग से आप देखेंगे तो इजराइल के साथ भारत का साथ साथ आगे बढ़ना, भारत का भविष्य और बढ़िया होगा। नेतन्याहू के साथ इसलिए और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी ने उनके साथ बहुत अच्छे संबंध कायम किए थे और खुलकर साथ आए थे। मोदी जी की खास बात यह थी कि उन्होंने इजराइल के साथ साथ जो अरब देश थे उनको भी साथ लिया था और उनकी भी नाराजगी नहीं बढ़ी इसकी वजह से, जिससे भारत हमेशा डरता रहा था। ये तो हम अपनी तरफ से कह सकते हैं, लेकिन इसको हमें गहराई से समझने की भी कोशिश करनी है कि असल में हकीकत क्या, क्योंकि ऊपरी पटल पर जो दिखता है या जो दिखाया जाता है वो थोड़ा सा हकीकत से अलग हो जाता है। जेके त्रिपाठी जी से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जेके त्रिपाठी जी, राजनयिक संबंधों को लेकर 30 वर्ष भारत और इजराइल की दोस्ती के पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आप, ये तो अमिताभ जी ने अपना नजरिया पेश किया, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप एक राजनयिक के तौर पर ज्यादा भली भांति समझते हैं कि हाँ फायदे नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, एक चीज तो मैं ये मानता हूँ, जैसा अमिताभ जी ने कहा है जी कि मोदी और नेतन्याहू की पर्सनल केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखी है जी, और उससे फायदा होता है, लेकिन कितने हद तक होता है ये मैं नहीं जानता। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं होता। ये मदद करती है, पर्सनल केमिस्ट्री मदद करती है, लेकिन पर्सनल केमिस्ट्री आपके राष्ट्रीय हित के निर्णयों को एकदम बदल नहीं। तो फायदा तो हुआ है जी, लेकिन ये देखिए कि अभी इजराइल और भारत के बीच के रिश्ते जो हैं वो सिर्फ मोदी जी के आने से ही नहीं अच्छे हुए हैं, पहले से ही शुरुआत हुई है। 3 साल डिप्लोमेटिक रिलेशन से हमारे हो गए। हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद से वर्तमान सरकार, वर्तमान डिस्पेंसेशन के आने के बाद से इन रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है, तेजी आई है और रिश्तों का आयाम बढ़ा है। आपने देखा कि जैसे जून 17 में जब मोदी जी गए थे इजराइल, तो वो इजराइल विजिट करने वाले, ऑफिशियल विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। जुलाई में गए थे जी, जुलाई में। उससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने शायद उसकी जरूरत नहीं महसूस की थी, जिसका कारण बहुत विचित्र है, मुझे नहीं पता किन कारणों से, लेकिन मोदी जी पहली बार गए थे और उनका भूतपूर्व स्वागत हुआ था। उसके बाद देखिए जनवरी में अगले साल जब नेतन्याहू आए तो उनका भी अच्छा स्वागत हुआ। कई चीजों पे हमने समझौते किए, 17 या 18 मुद्दों पे हमारे समझौते हुए थे। और जैसा कि अमिताभ जी ने बहुत सही इसकी ओर इंगित किया है कि हम पहली बार इस चीज में सफल हुए कि हम फिलिस्तीन और अरब देशों को ये समझा सके कि हमारे रिश्ते जो इजराइल के साथ हैं वो हमारे फिलिस्तीन के साथ के रिश्तों से अलग हैं, डिहाइफेनेटेड, ठीक, जो अलग अलग स्तरों पर है। जहाँ पॉलिटिकली या ह्यूमन राइट्स के इशू पर हम फिलिस्तीन के साथ आज भी हैं, लेकिन इजराइल के साथ हमारे रिश्तों का आयाम बढ़ गया है। जैसे कि अभी अमिताभ जी ने कहा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डिफेंस, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, डिफेंस कोऑपरेशन। आपने देखा कि इजराइल ने हमें स्पाइक्स दिए हैं जिसकी वजह से काफी होगा और अब काफी हमें फायदा मिला। बालाकोट में भी यही यूज किए गए थे। और अभी आप देखिए, अभी जब I2U2 की समिट हुई और उसके बाद अब ये कोशिश हो रही है कि एक ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल के साथ ऐसा हो, तो उससे बहुत हमें लाभ होगा। और अभी भी मतलब भारत अपनी चीजों को देख रहा है, मित्रता के साथ साथ वो ये भी बताना चाहता है कि हमारा फायदे में जो बात है, हमें जो देश फायदा पहुंचा रहा है उसके साथ मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन अमिताभ जी, एक बात ये भी बताइए जरा कि अगर मोदी जी इतना लगाव रख रहे हैं, हालांकि
पिछली सरकारों में अगर देखा जाए PV नरसिम्हा राव के समय से ये इसकी शुरुआत हुई थी और ये संबंध लगातार फिर आगे ही बढ़े, लेकिन लुका छिपी का गेम चलता था, सीधे सीधे मुलाकात नहीं होती थी। अब चूंकि मोदी जी खुलकर सामने आ गए हैं, खुल के इजराइल जा रहे हैं, क्योंकि पहले अक्सर देखा जाता कि अगर इजराइल गए हैं तो फिलिस्तीन भी जा रहे हैं, तो ये भी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम मोदी जी की बात को ले लेते हैं और अच्छे हमारे संबंध हो रहे, तो क्या हम ये माने कि पश्चिमी एशिया की जो भारतीय नीति उसमें उसने बदलाव किया है? अमिताभ जी। निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा, मतलब आसमान जमीन का अंतर है पश्चिम एशिया को लेकर के, आसमान जमीन का अंतर है। आप देखिए, पहले इजराइल से हम बात कर रहे हैं तो भी छुप कर बात करते थे, ताकि खास करके जो अरब देश है वो हमसे नाराज ना हो। ठीक बात है ना। और इसकी वजह से हम बहुत दादागिरी सहते रहे उनकी। अब जो स्थितियां हैं, आप देखिए कि अब उनके साथ समान स्तर पे हमारी बातचीत होती है। हम उनसे कोई बात हमें नहीं पसंद आती है तो खुल के कह भी देते हैं, अरब देशों से भी कह देते हैं कि नहीं, ये बात हमें नहीं पसंद आई। और जो पाकिस्तान उसके माध्यम से हमें ब्लैकमेल करता था, हमारा शोषण करता था, वो उससे हम लगभग मुक्त हो चुके हैं। पाकिस्तान अरब देशों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया करता था। आपको लेकिन ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी जब अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े हुए थे तो पूरा ओवैसी संगठन जो है खड़ा हुआ नजर आया था, और अरब भी कहीं ना कहीं भारत का विरोध कर रहा था। देखिए, वो एक मुद्दा जो है ना, वो उनके दिल को छूने वाला जो मुद्दा है वो हमेशा उठता रहेगा। वो क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ ना अमिताभ जी, क्योंकि यही बात जब चीन के साथ आती है उइगर मुसलमानों की, तो वहां चुप हो जाता है, लेकिन भारत के अल्पसंख्यकों की बात आती है तो वो पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिली कि संयुक्त अरब अमीरात भी बीच में बोलता नजर आ रहा है। इसलिए मैं इस बात को पूछ रहा हूँ। जी, भारत अभी आधी सीढ़ियां चढ़ पाया है, आप ऐसा कह सकते हैं जी। क्योंकि भारत जब समृद्ध होगा, आज चीन से इसलिए वो विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि चीन के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं। जिससे आपका दाना पानी चल रहा है, उससे आप चढ़कर नहीं बात कर सकते, ये उनकी मजबूरी है। और ये जो राजनीति होती है या वैश्विक राजनीति, कूटनीति जो है, उसका भी एक अंग होता है। पाकिस्तान को पता है कि चीन के खिलाफ जरा भी गया तो आज तो सारी दुनिया उसके खिलाफ है, फिर तो वो कहीं खड़ा रहने लायक नहीं रह जाएगा। वो मजबूरी है। भारत अभी समृद्धि के उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां वो देश इनके ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जिस दिन वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आप उस दिन उनका रुख देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, अभी भी कुछ बदलाव तो आप देखते हैं ना। पहले जिस तरीके से वो कश्मीर को लेकर के एकदम हंगामा खड़ा कर दिया करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते वो, बल्कि उनको संदेश दे दिया गया कि भाई कश्मीर उनका भारत पाकिस्तान का आपसी मसला, हमें उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी घटनाओं में आतंकवादियों के खिलाफ जो भारत कार्रवाई करता है, पहले उसके खिलाफ भी विरोध खड़ा हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं जो मायने रखती हैं, और इससे मुक्त होना भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। अब भारत जो उसी दिशा में, आप देखिए, जो दूसरा काम कर रहा है, सोलर एनर्जी या जो वैकल्पिक ऊर्जा के लिए जो काम कर रहा है, इसमें इजराइल से काफी मदद मिल रही है। तो आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं 12-15 साल के अंदर हमारी जो है पश्चिमी देशों पे, अरब देशों पे ऊर्जा को लेकर के, तेल को लेकर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। फिर आप देखिएगा कि भारत को दबाना मुश्किल होगा इन देशों के लिए। ठीक है, अभी तक तो दबाव की राजनीति अपनाई जाती रही है। हम ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी के पास आएंगे, कुछ और सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो नए आयाम लिखती हुई भविष्य में नजर आई। एक इतिहास के पन्नों में एक अलग तरह की दोस्ती नजर आएगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं और खुले स्तर पर दोस्ती करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी सामने आती हैं। उन परेशानियों को भारत कैसे दूर कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि जेके त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि फायदा तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्ट्स हैं, उस पर भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। उन जवाबों को तलाशेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।